अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर तब्दीली आ गई है और आज अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने और उनसे इस्तीफा लेने के बाद आज खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली ने नया वजीर आला मुंतखब कर लिया है और सुहेल आफरीदी 145 के ऐवान में 90 वोट लेकर 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आला मुंतखब हो गए हैं, जबकि अपोजिशन ने, जिसने इब्तदाई तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन आज उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस का बायकॉट किया और ऐवान से वॉकआउट किया। और उनका मौक़िफ यह था कि चूंकि पहले वाले वजीर आला के इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो एक इलेक्शन जो है उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक पहले वजीर आला का जो मामला है उसको निपटा न लिया जाए। वजीर आला मुंतखब होने के बाद सुहेल आफरीदी ने आज पॉलिसी स्टेटमेंट दी या गुफ्तगू ऐवान के अंदर की और उन्होंने कहा कि मैं जो एहतजाजी सियासत है उसका चैंपियन हूं और मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है, क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाल्लाह। गुज़श्ता रात खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने जो अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा है उस पर एतराज लगाया कि उनके 8 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के जो दोनों इस्तीफे हैं उसमें तजाद है, उसमें दस्तखत नहीं मिल रहे, तो उन्होंने उस एतराज के साथ उनको वापस भेज दिया और साथ ही ये कहा कि वो बुध वाले दिन उनसे मिले और उसके बाद वो इस इस्तीफे को मंजूर करेंगे। अब पहला सवाल ये था कि क्या गवर्नर जो है वो ये इख्तियार रखते हैं कि वजीर आला के इस्तीफे के ऊपर इतराज लगा सके। उसके बाद आज मामला ये ऐवान के अंदर पहुंचा और स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने रूलिंग देते हुए कहा कि जो इस्तीफा अली अमीन ने 8 अक्टूबर को इब्तदाई तौर पे दिया था न सिर्फ उसकी तस्दीक हो गई है बल्कि उसके साथ गवर्नर का यह इकदाम एतराज लगाने वाला गैर आईनी है। जनाब अली अमीन खान गंडापुर ने, जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को 8 तारीख को भी भेजा, 11 तारीख को भी भेजा और आज फ्लोर ऑफ द हाउस भी उन्होंने कह दिया। इससे पहले ये मुझे खत भी लिख चुके हैं इस मौके पे। जो अपोजिशन लीडर साहब ने नुक्ता उठाया और आइन की किताब को उन्होंने ऐसे खड़ा करके मुझे दिखाया, तो उस पे मैं स्पीकर की रूलिंग देता हूँ और वाजे करता हूं कि आइन क्या कहते हैं और किस तरह होगा। और ये तरीकेकार जो हमने अडॉप्ट किया है ये बिल्कुल ऐन आइनी है और कानून के ऐन मुताबिक है। से हट के अगर ये देखा जाए कि अली अमीन गंडापुर ने न सिर्फ इस्तीफे गवर्नर हाउस भेजे बल्कि वो एलानिया तौर पे कई बार उसकी तस्दीक भी कर चुके हैं। मैं ये वादे करता हूँ यहाँ पर और मेरे लिए फख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी जिंदगी में मौका दिया। अपनी वज़ारत आला से इस्तीफा 8 तारीख को उसी दिन जिस हुक्म दिया मैंने दे दिया था। मैं ऐसी तस्दीक करने के साथ साथ ये भी कहता हूँ कि एक जमहूरी अमल के अंदर मेहरबानी करके जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं। इस सब के से हट के जो अपोजिशन है उसका भी एक मौकिफ था और ऐवान के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं डॉक्टर इबादुल हक, उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौकिफ लिया कि अली अमीन गंडापुर का एक इस्तीफा जो कबूल ही नहीं हुआ तो उनकी गवर्नमेंट स्टैंड कर रही है, तो उसके होते हुए नए वजीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है। ये रेजिग्नेशन अभी तक एक्सेप्टेड नहीं है, तो सीम इज एग्जिस्ट, कैबिनेट इज एग्जिस्ट, देयर इज नो नोटिफिकेशन। किस तरह ये पॉसिबल है कि सीम हम इलेक्ट करेंगे। सुहेल आफरीदी आज ऐवान से मुंतखब हो गए, वो नए चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर के ऊपर भी आ गए, लेकिन सवाल ये है कि अब खैबर पख्तूनख्वा की सियासत और ओवरऑल तहरीक इंसाफ की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी और फिर ये इलेक्शन होने के बाद क्या अपोजिशन इस मामले में अदालत जाएगी और एक बार फिर मामलात जो हैं वो अदालतों के अंदर ही सेटल होंगे। और फिर उससे भी बढ़कर सवाल ये है कि जिस मकसद के लिए ये तब्दीली की गई है खैबर पख्तूनख्वा में, अब सूबाई हुकूमत विफाकी हुकूमत के साथ अपने मामलात को कैसे चलाएगी और इस सारे मामले में क्या सूबे के मफाद को देखा जाएगा, महाज राय इख्तियार की जाएगी, ये अहम मौजूआत है जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर लिया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। जाहिर है वो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को सबसे बेहतर जानते हैं कि क्या कानून है, क्या ज़ाब्ता है, क्या रूल्स हैं और खासकर जो आज इलेक्शन हुआ है इस इलेक्शन में कोई कानूनी सुकम है या नहीं है, ये स्मूथली प्रोसेस अब इस तरह से आगे चलेगा। कुंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक तो आपका इनिशियल कमेंट चाहिए कि ये जो आज इलेक्शन हुआ है एज पर लॉ या रूल्स इसको हम कानूनी तस्वुर करेंगे या इसमें कोई आईनी या कानूनी सुकम आप देखते हैं?
आपका जो ज़ाहिर है कि जो आज केपी में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली ने अपने नए लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब कर लिया, जिसके तहत उनको अपनी पूरी मेजॉरिटी के तहत 90 जो है उनको अपने जो मेंबरान थे सूबाई असम्बली के, जो तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता थे, उन्होंने अपना नया जो है लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब किया है। अब ये सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो एक कानूनी तौर पर सूबाई असम्बली की सतह पर वो एक मुंतखब वजीर आला का मुंतखब हो गए हैं। अब जहां तक गवर्नर साहब का मामला है, तो गवर्नर साहब ने जो बातें लिखी हैं वो मेरी नजर में वो आइन के आर्टिकल 130 से मुतसादम है। इस लिहाज से कि बड़ा आइन ने तो बड़े वाज़ेह लफ्जों में 2 लाइनें ये लिख दी है कि जब चीफ मिनिस्टर अपना रिजाइन पेश करेगा तो वो हैंड रिटन होना चाहिए। इसके बाद उसका तरीकेकार के गवर्नर उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, उस पर आइन के इसके बारे में खामोश है। आइन ने इसके कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जो ही गवर्नर चीफ मिनिस्टर गवर्नर को इस्तीफा पेश कर देता है कानून के मुताबिक हैंड रिटन के तहत, तो वो एक ऑटोमेटिक खुद ब खुद वो इस्तीफा जो है मंजूर हो जाता है। अब उस पर ये कहना कि मैं अपने शहर से बाहर हूँ, आउट ऑफ द सिटी हूँ, मैं 15 तारीख को पेशावर आऊंगा तो फिर मैं उनको तलब करूंगा, तो पहली बात ये कि आइन की रूह से वजीर आला जो है वो गवर्नर के मतहत तो नहीं है, ना ही वजीर आला ने गवर्नर केपी से कोई एसियार लिखवानी है या अपॉइंटमेंट लेटर लेना है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर वो भी अपने सरबराह हैं, और इसी तरह से गवर्नर साहब की जो है आईनी हैसियत आइन ने वादा की हुई है। नंबर 2, नंबर 3 ये कहना कि मैं उसको तलब करूंगा, तो आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि वजीर आला को कोई तलब नहीं कर सकता, गवर्नर तलब नहीं कर सकता। हाँ, सदर मुल्क को तलब कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में ये सारे मामला को हमें देखते हुए नजर आ रहा है कि मुमकिन है कि गवर्नर साहब की लीगल टीम ने, जो उनकी एडवाइजरी टीम है, उन्होंने उनको आइन के आर्टिकल 130 सब सेक्शन 8 की सही तशरीह करके उनको नहीं बताई, और साथ उन्होंने ये फरमाया है कि मैं आउट ऑफ द सिटी हूँ। तो उसके 2 पहलू हैं। आउट ऑफ द सिटी का मतलब ये है कि क्या उन्होंने इस्लामाबाद से बाहर चले गए हैं या आउट ऑफ द सिटी हैं, तो क्या उसकी कोई समरी परेड पाकिस्तान को भिजवाई है कि जी मैं आउट ऑफ द सिटी हूँ, या चीफ मिनिस्टर को कॉपी गई है कि जी मैं आउट ऑफ द सिटी हूँ, क्योंकि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर एक ही पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो ये सारे मामला को हम समझ रहे हैं कि ये कानूनी तौर पर जो कुछ हुआ है सर इसमें आपकी एक और भी रहनुमाई दरकार है। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अगर गवर्नर बाहर जाता है तो उसकी जगह के ऊपर फिर कायम मकाम गवर्नर भी आता है, तो ये तो फिर स्पीकर को बनना चाहिए था अगर वो अपनी सर्विसेज जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे पा रहे। तो अगर गवर्नर साहब छुट्टी पर हैं या अगर ऑन लीव हैं या आउट ऑफ द कंट्री हैं या आउट ऑफ द सिटी हैं, तो ज़ाहिर है वो स्पीकर को तो इतला देनी पड़ती है ना, फिर तो स्पीकर ही बनता है ना, गवर्नर एक्टिव गवर्नर बनता है। ये सारे उन्होंने आइन को सही तरीके से, ठीक है कि फैसल करीम कोटी सियासतदान है, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, एक उनका मकाम है, तो उनकी सब इज्जत का एहतराम हम उनकी करते हैं उनकी, लेकिन वो भी एक कानून के तौर पर उन्हें सही कहता है कि जब एक इस्तीफा आ जाता है चीफ मिनिस्टर की तरफ से हैंड रिटन, तो फिर उसमें कोई तावील देना, बुलाना कि जी मैं कॉमें तो देखूंगा, मैं फुल स्टॉप देखूंगा, ये गवर्नर साहब उसके मजाज नहीं है, ना उनका कोई इस्तेकाक है। अब इसके साथ बिल्कुल ठीक है सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बिल्कुल आपने बड़ा उसमें ये है कि गवर्नर आपने बड़ा राइटली बता दिया कि वो बड़ा राइटली आपने बताया कि जो प्रोसेस है जिस तरह से आपने कहा कि उसमें कोई ऐसा लकूना मौजूद नहीं है, बिल्कुल स्मूथली हुआ। सर अब चूंकि ऑपोजिशन सियासत भी कर दी है, वो कह रहे हैं कि हम इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को चैलेंज करेंगे, क्योंकि आज स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने नहीं, ठीक है, स्पीकर ने तो कानूनी तौर पर इजलास तलब कर लिया, लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब हो गया, और ये एक बहुत बड़ी, हमें तो नजर नहीं आ रहा था, हमें तो हालात जिस तरह से नजर आ रहे थे, हमें ये ख्याल था कि शायद ये 90 जो पार्टी के मेंबर हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, अब तो आजाद हैं, तो मुमकिन है वो तकसीम हो जाए, उनको वोट ना मिल सके, हालात ऐसे जा रहे भी होता है। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात यह है कि 90 के 90 जो हैं उन्होंने अपने नए चीफ, अपना लीडर ऑफ द हाउस सुहेल अफरीदी को उन्होंने कास्ट कर दिया।
तो ये एक जमहूरी तौर पर एक बड़ी कामयाबी है उस पार्टी की, जिसको कि अभी आजाद उम्मीदवार करार दिया गया है। एक और बात अब मैं बताता हूँ कि ये गलतियां हमेशा होती रहती हैं आइन के अंदर। अब जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने जब इस्तीफा दिया, वो कापी मेरे पास मौजूद है, प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने जो इस्तीफा दिया था वो फहमीदा मिर्जा थी स्पीकर कौमी असेंबली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, हालात ये ऐसे पैदा हो गए थे, लेकिन फहमीदा मिर्जा से गलती हुई। फहमीदा मिर्जा से स्पीकर थी, उन्होंने गलती से उसके ऊपर लिख दिया अप्रूव्ड। तो नेक्स्ट डे मेरी से मुलाकात थी सरकारी तौर पर, मेरी उनसे नेक्स्ट डे उनसे मेरी मुलाकात थी। तो मैंने फहमीदा मिर्जा से कहा कि आप अप्रूव तो लिखने की मजाज ही नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपके मतहत तो नहीं है। तो उसने अपनी गलती का एतराफ किया, आप क्या करना चाहिए। तो मैं कहा जो आपने लिखा ना अप्रूव्ड, उसको फ्लूट कर दे आप। उसने मेरे सामने फ्लूट करके, मगर इसका तरीका क्या होता है कि आप दस्तखत करके सेक्रेटरी को भेज दें, बस इस्तीफा मंजूर हो गया। तो ये एक तरीके कार होता है, एक ऑनर होता है, एक ऑनर है, प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो या गवर्नर इस्तीफा देना होता है, एक ऑनर होता है कि उसके ऊपर कोई अप्रूव नहीं लिखा जाता है। लेकिन इसलिए इस लिहाज से कि सबका एक कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर सारे सरबराह हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसको चैलेंज किया जा सकता है, जो अपोजिशन इस तरह से कह रही है कि हम इसको अदालत में ले जाएंगे। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर, इसको मामले को अदालत ले जाया जा सकता है? और जिस तरह स्पीकर की रूलिंग भी मौजूद है, हाँ, ये एक तरीकाकार है। उसका तरीकाकार ये है जो मैं बताऊं आपको, ये हमारे माजी में भी होता रहा। जब परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बन गए थे, तो उमर चीमा साहब सियासी तौर पर एक बहुत आपस में माजराई भी थी, और उन्होंने इसको सॉरी हमजा शहबाज को करना था। तो वो उसने उमर चीमा नहीं, उन्होंने हलफ दिया। तो फिर असेंबली के स्पीकर जो थे राजा परवेज साहब, वो लाहौर आए और गवर्नर हाउस के कमरे में बैठ के उन्होंने हमजा शहबाज से अपना हलफ लिया। इसी तरह जब वो ये बन गए थे, ये परवेज इलाही साहब शहबाज शरीफ साहब, पंजाब के, शहबाज शरीफ साहब जब प्रेसिडेंट, वो फिर प्रेसिडेंट साहब ने उनको हलफ दिया था। प्रेसिडेंट साहब ने, गवर्नर ने नहीं लिया था, गवर्नर उमर चीमा था, उसने नहीं लिया। तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुक्म जारी किया था कि रात के 2 बजे से पहले प्रेसिडेंट पाकिस्तान से हलफ ले ले। तो वो फिर हलफ ले लिया, तो रवायत तो मौजूद है। अब अगर ये चले जाते हैं शावर हाई कोर्ट में और चीफ जस्टिस हुक्म जारी कर देता है, तो फिर जिस तरह वो हुक्म जारी करेगा, जिसको वो नामजद करेगा वो हलफ ले लेगा। बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं कि इसमें कोई रुकावट नहीं। सर, आपने खुद मिसालें दी हैं कि चौधरी परवेज इलाही से उस वक्त आरिफ अलवी साहब ने लिया था, फिर राजा परवेज अशरफ साहब ने हमजा शहबाज शरीफ से ओथ लिया। अच्छा सर, इसमें एक और बात, जो क्या गवर्नर के खिलाफ कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई, जिस तरह हमने माजी में देखा था कि तहरीक इंसाफ के दौर में जो के स्पीकर थे उनके हवाले से और डिप्टी स्पीकर के हवाले से कुछ आइन शिकनी की बातें हुई थी, तो क्या कोई इस किस्म की मूव भी हो सकती है कि फैसल करीम कुंडी साहब जो है उन्होंने अपनी ओथ को उस तरह से ड्यूटी सर अंजाम नहीं दी, या कोई आइन शिकनी की है या आइन की खिलाफ वर्जी की है, कोई ऐसी मूव भी तहरीक इंसाफ कर सकती है? देखा जी, ये सारे सियासी स्कोरिंग होती है। ज़ाहिर है कि इसका आगे बढ़ना करना आइन और कानून के मुताबिक ये बड़े मुश्किल मरहले होते हैं। बात करना बड़ा आसान होता है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट की भी रजामंदी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि जिस वक्त ये इनके कासिम सूरी साहब ने, जो डिप्टी स्पीकर थे, क्या मकाम स्पीकर थे, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को रिजेक्ट कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था। और जब उमर अता बंदियाल ने उसको कासिम सूरी के फैसले को कादम करार दिया, तो साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि कासिम सूरी ने एज ए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या क्या स्पीकर इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, इनको आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। वो उन्होंने ये बकाया जजमेंट है, ये जजमेंट है, उसमें जजमेंट था। लेकिन उस वक्त की हमारी हुकूमत शहबाज शरीफ बन गए थे चीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उन्होंने एक कमेटी भी मुकर्रर की थी आज़म नज़ीर तारिक के सरबराही में कि इसमें इंक्वायरी करें, देखें। वो सब बातें सियासी होती हैं, वो नहीं, उस पर एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कुंवर दिलशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बड़े तफसीलन उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ है ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लीगल है, इसमें कोई किसी किस्म का कुछ सुकम मौजूद नहीं है। और अब जो है हल्फ का मामला है, ओथ कौन लेगा ये भी गालिबन पेशावर हाई कोर्ट तय कर देगी। ये अहम गुफ्तगू है, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मजीद भी अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। मुस्लिम लीग नून के बड़े यंग एनर्जेटिक रहनुमा वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज जो है मेरे ख्याल है हुज़ैफा साहब से कर लेते हैं। हुज़ैफा साहब बताइए, ये आपके लिए तो मेरे ख्याल है आज अनएक्सपेक्टेड है या एक्सपेक्टेड था, या फिर आपको वो हराने में कामयाब हो गए हैं? जी बहुत शुक्रिया उमर दराज साहब, आपकी मेहरबानी, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब को भी मेरा सलाम पहुंचे। पहली बात तो ये कि मैं गुज़िश्ता 4-5 रोज से टीवी चैनल पर मुसलसल ये कहता रहा हूँ कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे, और ये भी मैंने कहा कि इनके 19 से 20 लोग हमारे साथ हैं, और ये भी मैंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो या तो वो वज़ीर आला रहेंगे, अगर वो वज़ीर आला ना रहे तो ये KPK में तहरीक इंसाफ की आखिरी हुकूमत होगी। ये मैं सारे दावे करता रहा हूँ पिछले 5 दिन में, और आज जो ज़ाहिर है ये मूव हुई है तो ये उन दावों के बरक्स सारी एक्टिविटी हुई जो रिजल्ट आया है सामने। लेकिन मैं आज भी अपने दावों पर आपके दावे सारे गलत साबित हो गए। जी मेरे अच्छा, दावे कायम गलत है? कैसे साबित कैसे? मैं कह रहा हूँ जो रिजल्ट अभी आया तो उसके मुताबिक तो मेरे दावे गलत हैं, लेकिन मैं अपने दावों पर कायम हूँ। पहली बात तो ये है कि आइन का आर्टिकल जो है 133, उसकी सब सेक्शन 8 है, जिसमें लिखा हुआ है कि आप इन राइटिंग अपना इस्तीफा जो है वो भिजवाएंगे और गवर्नर उसको जो है एक्सेप्ट करेगा, और जब गवर्नर उसको एक्सेप्ट करेगा उसके बाद कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हैं कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो गवर्नर की हिदायत पर उनका जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑन कैबिनेट होता है, SNGAD डिपार्टमेंट के नीचे आता है, वो उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, और अगर गवर्नर चाहेंगे तो उसी वजीर आला को गवर्नर कंटिन्यू कराएंगे ताकि सूबे के अंदर कंटिन्यूटी रहे और तसलसल कायम रहे। तो 1985 में आर्टिकल 134 और 35 डील किया करते थे, लेकिन आईनी तरामीम आई 85 में, 34-35 निकाल दिया गया, और अब आइन का आर्टिकल 133 है। तो तहरीक इंसाफ के दोस्त आइन के आर्टिकल 33 का रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे इस आइन के आर्टिकल 133 की रोशनी में कानून भी बना और रूल्स ऑफ बिजनेस भी बना, जिसको हमेशा से फॉलो किया जाता है। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आप देख लें, उस्मान बुज़दार ने जब इस्तीफा दिया उस वक्त KP पंजाब में इनका अपना गवर्नर था, उसने उस इस्तीफे को एक्सेप्ट कर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अपने सेक्रेटरी SNGAD को कहा कि आप इस इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी करें और उसमें लिखें कि गवर्नर ने इस्तीफा कबूल किया। ये प्रोसेस नहीं किया गया। आप आधी बात बता रहे हैं कि मीठा मीठा हपप कड़वा कड़वा थू, या ये कह रहे हैं कि नमाज ना पढ़ो, लेकिन कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि अगर नशे की हालत में हो। तो आप ये बता रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 133 सब सेक्शन 8 हमने पूरी कर दी। तो जो इस्तीफा भिजवाया गया उस इस्तीफे पे गवर्नर ने एतराज लगा दिया, और अगर गवर्नर इस्तीफा कबूल ना करे तो कोई ऐसी कॉमन प्रैक्टिस नहीं है कि आप कहें कि असेंबली रूलिंग से इस्तीफा कबूल हो जाएगा और आप वज़ीर आला का इंतखाब करा सकते हैं। और मेहमद साहब, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं, हम कल किसी प्रोग्राम में थे तो मैंने कहा कि ये इतने लोग हमारे साथ हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, लेकिन हकायक बता रहा हूं, अगर किसी बंदे ने बानी के खिलाफ वोट दिया तो वो KPK में रह नहीं सकेगा, और इस तरह की डिफरेंट बातें की। आज भी जो 20-22 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी तरह खड़े हुए हैं, लेकिन जाहिर है उन्होंने अपनी शनाख्त तब डिस्क्लोज करनी है जब उन्हें यकीन हो जाएगा जुड़े अपोजिशन साहब जुड़े वो आपके साथ जुड़े वो आपके साथ हुए, लेकिन वोट आज वो सुहेल अफरीदी को दे रहे थे ऐवान के अंदर। 90 वोट पूरे लिए 2/3 अक्सरियत बनती है उनकी। मैं आपको वो बता रहा हूँ ना जी, गुजारिश कर रहा हूँ, हमने ही उस पे ना वर्किंग की और इसीलिए इस मामले को पेंडिंग कर दिया कि कल पेशावर हाई कोर्ट आज की तमाम कार्रवाई को, चूंकि अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, इसको कलअदम करार दे देगी और अली अमीन गंडापुर दोबारा वजीर आला होंगे। 15 तारीख को अली अमीन गंडापुर दोबारा जाएंगे। गवर्नर उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करेंगे, अगर उसके बाद SNGAD डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन करेगा, उसके बाद बाकायदा गवर्नर की एडवाइस पर स्पीकर दोबारा असेंबली सेशन बुलाएगा और सुहेल अफरीदी साहब एज अ सिंपल MP इजलास में जाएंगे, अपने कागजात जमा कराएंगे, हमारा भी कैंडिडेट आएगा, फिर पता चल जाएगा कि मेरी बातें गलत थी या सही थी। वो 20-21 लोग हमें वोट करते हैं या नहीं करते। अभी तक तो ये जो इन्होंने टोटली काम किया है, ना हम इसके लिए तैयार थे क्योंकि रात ही गवर्नर ने इस्तीफे को रिजेक्ट कर दिया था, और ना हम ये चाहते कि एक दफा वजीर आला की जो तब्दीली के दौरान जो नया वजीर आला मुंतखब होना है
हम इस प्रोसेस के अंदर अपने 20 लोगों से वोट डलवा देते और फिर वही वाला काम होता जो हमजा शहबाज साहब के टाइम हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह गलत कर दी और सारा मामला फिर और तरफ चल पड़ा। जिस वक्त हमें ये यकीन होगा कि आइन के तहत वजीर आला का इंतखाब हो रहा है, तो वो 19-20 लोग जो है हमें ही तो वोट करेंगे। और ये आप देख अपने लीजिएगा, लोगों को ये कह रहे हैं मेरा कि उनकी क्लिप आप शनाख्त भी आ रिकॉर्ड कर जाएगी। लें। बिल्कुल ठीक है, ये आप मेरा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, मैंने तो हुज़ैफा अपनी साहब बात- रिकॉर्ड कर और लिया। और मैंने अपनी वो सब बातें खुद अपने मुंह से कही जो कि आमतौर पे अमूमी तौर पे सियासतदान नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं जी बात गई, रात गई, बिल्कुल बात ठीक गई, अब इस पे ना है। हो। मैंने प्लीज। आपका ये आज का क्लिप भी रिकॉर्ड कर लिया, आपकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड के ऊपर है। और सेनेटर साहब, मुझे तो यूं लग रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर है वो आपके नहीं, वो नून लीग की चॉइस है। वो कहते हैं नहीं, हमें सिर्फ चाहिए तो अली अमीन गंडापुर स्टे करेंगे, बाकी किसी को नहीं हम कबूल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो तो है कि आसमान रंग बदलता है कैसे कैसे, ठीक है। देखिए, इस तरह है कि मैंने धमकी नहीं दी थी। मैंने एक बात बताई थी, कोई अगर इसको धमकी लेना चाहता है तो वो नहीं, मैंने ऑफ धमकी नहीं में कहा। से मैंने ले कहा, ले आपने ले। कहा था मैं धमकी नहीं मैंने दे रहा। सिंपल आपने कहा मैं धमकी नहीं दे रहा। मैं इसकी वजाहत मैंने हाँ, मैंने कहा कि मैं आपने कहा कि मैं ठीक है, धमकी नहीं ठीक है। दे रहा, मैं ये हकाइक बता रहा हूँ। मैंने ऐसे नहीं कहा आप धमकी दे रहे थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगा है कि हुज़ैफा साहब एटलीस्ट इनके अंदर एक डिसेंसी है। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि फॉर द टाइम बीइंग एज ऑफ नाउ इनके सारे जो प्रेडिक्शंस थी वो दरी की दरी रह गई, ठीक है। अब आगे बात है। देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। उसका जो एक किस्म का जो रोल है ना, वो सिर्फ ये है कि आप रिसीव करना है। वहां कहीं ये नहीं लिखा हुआ, किसी जगह नहीं लिखा हुआ ही हैज टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। ये रेजिग्नेशन इज अ फॉर्मेलिटी। आप, एक होता है कि आई एम टेलिंग यू या आई एम आस्किंग यू। एक होता है मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता, आप हाँ या ना कहेंगे, उसकी बेसिस पे वो काम करूंगा या नहीं करूंगा। एक होता है मैं आपको बता रहा हूं कि भाईजान मैं ये काम कर रहा हूं, दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली, कि मैंने ये कर दिया है। उसके बाद मैंने काम कर दिया। अब उसके बाद ऑटोमेटिक एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है कि जो स्पीकर है वो बुला लेता है और उसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस होता है। तो ये सारा सिस्टम हो गया था और उसकी वजह ये आपने देखा होगा कि अगर तो ये सारा हम गलत कर रहे होते और ये थी तो नॉमिनेशंस वगैरह ना जाती। नंबर 2, देखिए बात ये है, इनके अपने कोर्ट्स हैं, वो जरूर कोर्ट्स में जाए, वो जरूर करे। और मुझे पता है कि वो कोर्ट जो है ना, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वो चूंकि एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स हैं तो वो मोस्ट प्रॉब्ली इनकी ही बात मानेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, there are many cases in the Supreme Court जिसमें आपको वो बताया जाता है कि जो जब इस्तीफा दिया जाता है that is only for the information and nothing more than that। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। और जब खामोशी होती है, उस जगह पे खामोशी होती है, that means कि इसके बाद अब ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल में जो बुज़दार साहब की ये बात कर रहे थे वो पूरे पार्लियामेंट की डिसोल्यूशन थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सेनेटर साहब, जो आप बात कर रहे हैं उससे ये पहले भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि जो गवर्नर का ऑफिस है उसकी हैसियत एक पोस्ट ऑफिस की है कि जहां पे एक इस्तीफा या खत जाना है। लेकिन नून लीग कहती है कि नहीं, हमें भी मंजूर नहीं है। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं भी बुध वाले दिन 3 बजे तक उनका इंतजार करूंगा, वो आए, चाय भी पिलाऊंगा, और मेरे लिए आज भी अली अमीन गंडापुर ही वजीर आला है। अब मुझे ये बताइए कि आपके स्पीकर की रूलिंग भी आ गई, इलेक्शन भी हो गया जी। मुझे एक बात बताएं, जी सुन रहे हैं आपको। हेड कौन होता है? प्रोविंस का हेड कौन होता है? जरा चीफ मिनिस्टर। चीफ एग्जीक्यूटिव तो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। व्हाई वुड ही किसी को, ऐसे बंदे को कि जिसका कोई रोल ही नहीं है इन रनिंग द पार्लियामेंट, कोई रोल नहीं है इन रनिंग द पार्लियामेंट, वो किस लिहाज से होगा? मैं मिसाल दे देता हूं कि सेनेट का एक रोल है, लेकिन अगर नेशनल असेंबली सेनेट के नामंजूरी के बावजूद भी नेशनल असेंबली किसी बिल को 3 दफा पास कर लेती है तो सेनेट इग्नोर हो जाती है। सो दैट मींस सेनेट का एक रोल है, लेकिन सेनेट का कोई अथॉरिटी सच नहीं है, ठीक है।
वो हम लोगों ने इधर उधर का वो कर आके थोड़ा सा किया हुआ है। लेकिन अगेन मैं आपको, अब मुझे याद नहीं है कि 2-3 केसेस मेरे ख्याल में हुए हैं कि जिसमें एक्चुअली इसी तरह हुआ है कि जो इस्तीफा था वो हैंड ओवर कर दिया था, उसके बाद कहीं किसी में ये नहीं लिखा हुआ कि हाँ जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ या मैं एक्सेप्ट नहीं करता। इट इज नॉट हिज प्रेरोगेटिव। एक चीज। नंबर 2, मैं काम करता हूँ, एक काम कर लेते हैं, जैसे इमरान खान ने किया था ना कि वो शास्त्री या कौन था वो आउट हो गया था और वो रो रहा था, उसने दोबारा ले आया था, उसने कहा तू फिर बैटिंग कर ले, और फिर अगली बॉल पे उसको आउट करके कहा हुण आराम है। मैं इनको कहता हूँ आप दोबारा आ जाए, आप दोबारा आ जाए। यानी खैबर पख्तूनख्वा से दोबारा इलेक्शन नहीं, मैं कहता हूँ ना, वैसे वो कह भी यही रहे हैं, वो कह रहे हैं दोबारा इलेक्शन। हाँ, आप दोबारा इलेक्शन करा। मैं इसमें गुजारिश कर दूं, अगर आप इजाजत दें। एक बात याद रखें, एक मिनट, 2 बंदे जिन्होंने सेनेटर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं गुजारिश कर दूं अगर आप इजाजत दें। सर एक मिनट, अलाउ मी सर, अलाउ मी, हुज़ैफा साहब, अलाउ मी। 2 बंदे जिन्होंने वोट नहीं किया था आउट ऑफ 92, एक आज या कल पहुंच रहे हैं, वो किसी दूर जगह पे था, वहां से आ रहा है, ऑन वे है। नंबर 2, जो एक और वोट जो नहीं हुआ था वो स्पीकर साहब का था, वो वोट नहीं कर सकते। सो ये 92 वोट्स हैं। अब मेरी जान, आप अगर कर सकते हो इनमें से एक तोड़ के दिखा दो। 21 तो बहुत दूर की बात है, एक तोड़ के। मैं अब जब मेरी बारी आएगी मैं फिर बोलूंगा ताकि आपकी गुफ्तगू में मुखल्लल लाऊं। बोले जी। मैं हुज़ैफा साहब, आप वो कह रहे हैं कि आज है, आप कहते हैं दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं, कोई है आपके पास वो आपको वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 19-20, वो कह रहे हैं भाई एक तोड़ के दिखाया है। जी उमर साहब, वो तो जाहिर है जब रेस होगी, मैदान सजेगा, अंदाजा हो जाएगा कि 19 टूटते हैं या 29 टूटते हैं। लेकिन मैं कुछ बातें आपकी गोशगुजार कर दूं। अगर गवर्नर का इस्तीफा मंजूर करना जरूरी है, या वो ओहदा रस्मी है, या वो सिर्फ एक आईनी ओहदे पे बैठे हुए हैं और उनका जो काम है वो एक डाखाने वाला है, तो मुझे आप ये बताएं कि आप अभी अपने प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट कर लें, वो आपको सर्च करके बता देगा। जब भी वजीर आला का इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है तो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का नोटिफिकेशन करता है। चीफ सेक्रेटरी तो इन्हीं के मातहत है ना, अलीमीन गंडापुर वजीर आला थे, उनके मातहत जो नया बंदा इन्हें नॉमिनेट किया, अभी तक उन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं किया। इवन के जब नए वजीर आला के इंतखाब के लिए स्पीकर गवर्नर की हिदायत पर सेशन बुलाता है, तब भी उसी तरीके से SNGAD उसका नोटिफिकेशन करते हैं, वो कोई नहीं हुआ। आज नया वजीर आला मुंतखब हो गया है तो उसके लिए स्पीकर नहीं लिखते, स्पीकर SNGAD को बता देते हैं कि जी ये रिजल्ट आया है, और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस लिखता है गवर्नर को कि हमने नए वजीर आला के हलफ के इंतजाम करने हैं। मेरे ख्याल से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ जब तक हम बात कर रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? इसीलिए ने समरी भेज दिया गवर्नर को। सर वो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वो गलत कर रहे हैं ना। स्पीकर जिस तरीके से गवर्नर जो है आपने कहा एक डाखाना है, इस मामले की हद तक स्पीकर भी एक डाखाना है। इंतजामी मामला टोटली इसके पैरेलल चलते हैं और वो डिफरेंट है। और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये आप कॉमन प्रैक्टिस चेक कर लें ना। कई वज़ीर आला आए हैं, अभी पंजाब में आई हैं नई वज़ीर आला, 1.5 साल पहले सिंध में आए हैं, बुजदार का देख लें, सारा देख लें। टोटल कॉमन प्रैक्टिस एक बंदे के तब्दील कर दी गई है। अगर इनकी बात को मैं बड़ा मान लूं कि चूंकि इन्हें तवक्को नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी वफाक का नुमाइंदा है, चीफ सेक्रेटरी वफाक की लाइन लेकर चल रहा है और वो नोटिफिकेशन नहीं कर रहा, तो वो गलत काम कर रहा है। तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है? कोर्ट्स मौजूद है, आप अदालत में जाएंगे। आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो टेक्निकलिटीज की है, लेकिन आप इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकते कि आज ऐवान में इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। नहीं, ये वो चैलेंज भी चैलेंजेबल काम हुआ है, ये चूंकि खिलाफ कानून खिलाफ आइन हुआ है, और ये रिवर्स भी होगा। एक तो बात ये है कि मेरे भाई बुजुर्ग है हमारे, सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि आइन इस पे खामोश है। तो जहां पर आइन खामोश होता है, आप खुद तो उसके जो है ट्रांसलेशन नहीं करते, उसकी जो ट्रांसलेशन है वो कौन करता है? वो अदालतें करती हैं। तो कल आप पेशावर हाई कोर्ट आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, वहां ट्रांसलेशन हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक एज ऑफ टुडे जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त इंतजामी वजीर आला अलीमीन गंडापुरी हैं, प्रोविंशियल जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिसको हम प्रोविंशियल ऑफिसर भी कहते हैं, वो उन्हीं की ही इंस्ट्रक्शंस और उन्हीं की डायरेक्शंस को फॉलो करने के पाबंद हैं। अगर अलीमीन गंडापुर साहब अपनी जमात से सिंसियर होते तो सबसे पहले वो अपने चीफ सेक्रेटरी को बुला के कहते कि सारी बातें छोड़ें, तुम नोटिफिकेशन करो मुझे कि नाउ आई एम नो मोर चीफ मिनिस्टर,
और मेरा इस्तीफा जो है मैंने भेज दिया है, और जब मैं अपने मुंह से कह रहा हूं तो इस्तीफा, यानी उस सेक्शन अफसर का एक नोटिफिकेशन काफी होता। जिस बात को आप कह रहे हैं ना कि टेक्निकलिटीज, आपको याद होगा कि जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन के मामले को बानी तहरीक इंसाफ ने खुद दस्तखत करके उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई अगर रूल्स में ये लिखा हुआ है कि पीएम की डिस्क्रिशन है, तो पीएम की डिस्क्रिशन तभी शुरू होगी जब पीएम को समरी आएगी, समरी सेक्रेटरी डिफेंस भेजेंगे, सेक्रेटरी डिफेंस जरा उनका एसओ समरी इनिशिएट करेगा, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास आएगी, फिर पीएम उसे सीन करेंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से वापस भेजेंगे, और वो सारा काम सुप्रीम कोर्ट ने अंडू किया, जिसको आप टेक्निकलिटीज का नाम दे रहे हैं। ये एक सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती थी, वजीर आला आर्मी चीफ से बालियाज़ ओहदा कई गुना ऊपर होते हैं, तो उसमें यानी बालियाज़ ओहदा की मैं बात कर रहा हूँ, जरा मुल्क में बाकी उसमें मैं नहीं जाता कि जरा उनकी जो शख्सियत और जरा उनकी जिम्मेदारी उससे कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन जरा अगर आप बात करें आईनी ओहदों की बात करें, वजीर आला जरा एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो उसमें बात ये कि ये जितना भी काम हुआ ये सारा अंडू होगा, और अगर तो इलेक्शन हुए तो सोहेल अफरीदी वजीर आला नहीं होंगे। अगर तहरीक इंसाफ खुद ही इससे पीछे हट गई और अली अमीन गंडापुर को ही बानी तहरीक इंसाफ ने यू टर्न लेकर या वैसे ये बातें तो ज़ैफा साहब काफी दिन हमने ये काफी दिन सुन ली कि सोहेल अफरीदी नहीं होंगे, नाम वापस ले लिया जाएगा, वो तो खैर बात हो गया। अच्छा, मैं सेनेटर साहब मैं आपका एक कमेंट इसको लेना चाह रहा हूं कि जाहिर है जब उन्हें रुकावट आएगी, जब अली अमीन गंडापुर उनके रुकावट पैदा करेंगे, आप देखते जाए भी काम चलना है, लंबा चलना है। जी सेनेटर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं उनको जरा। जी सेनेटर साहब। सर एक बात याद रखिए, देखिए ऐसा होता है, इमरान खान वैसे ही तो नहीं कहता ना कि एक तो ये लोग और आगे बचिए। अब सुन ले, आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 क्या कहता है? द चीफ मिनिस्टर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द गवर्नर रिजाइन हिज ऑफिस, दैट्स इट। इट इज एन इंफॉर्मेशन दैट आई हैव रिजाइंड। ठीक है, अब जब वो रिजाइन हो गया है, वो चला गया है, वो मिल गया है, दैट इज गुड इनफ। अब उसके बाद प्रोसेस होता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जब आप एक प्रोसीजर में आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं, उसके बाद फौरन आप दोबारा चुनते हैं। ये चीजें एक प्रोसेस होती है। अच्छा, नंबर 2, आपको पता है जितने भी स्पीकर होते हैं वो अगली गवर्नमेंट तक आने तक वो स्पीकर रहते हैं। अगर कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाए, स्पीकर डिसॉल्व नहीं होता, वो रहता है, वो अगली उस तक रहता है। उसकी वजह ये होती है कि उसके बाद सारा का सारा हाउस की मैनेजमेंट उसके पास होती है। सो ही हैज टू रन द शो, नोबडी एल्स। तो वो कोई डाखाना शाखाना नहीं है, वो काम कर रहा होता है। और उसके अंदर, उस असेंबली के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, वो स्पीकर के अंडर होता है। स्पीकर इज द अथॉरिटी। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अब सेनेटर साहब ये ओथ तो नहीं दे रहे, ये अंदाजा हो रहा है वो इसीलिए शायद शहर से भी बाहर हैं, तो ये कितने दिन सिलसिला चलेगा? आप समझ रहे हैं कोर्ट भी आप लोग जा रहे हैं सर। ओथ के ये है, ओथ कैन बी टेकन बाय गवर्नर। आइडियली गवर्नर ना हो तो कोई और ले सकता है, कोई मसला नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओथ कोई भी ले सकता है, लेकिन वो पेशावर हाई कोर्ट नॉमिनेट करेगी, चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा तभी होगा ना सर। नहीं है, अब मुझे इसका मैं टेक्निकल मुझे नहीं पता कि अगर वो नहीं लेता तो क्या चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस नहीं तो क्या स्पीकर ले सकता है या नहीं, ये टेक्निकलिटीज है, उसका मुझे नहीं मालूम, मैं उसका इतने डिटेल में मुझे नहीं मालूम, तो वो भी पता करके मैं कर लूंगा। लेकिन जनरली स्पीकिंग दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है। और रही बात ये, अगर ये कोर्ट जाना चाहते, देखिए इनका हमेशा से छांगा मांगा का स्टाइल है, हमेशा से इन लोगों ने 1990 में भी ये किया था, इन्होंने हमेशा यही काम किया। दैट इज नॉट न्यू फॉर देम, दे आर नोन टू हैव दिस। अच्छा, आपको याद होगा कि मेरे ख्याल में कौन सा नया वो 1990 में था या कब था, वो एक हमारे जज साहब जो इनकी तरफ से ब्रीफ केस लेकर पैसे लेकर बलूचिस्तान गए थे और वहां पे रिश्वत देने के चक्रों में या इन चीजों में थे, वो पता नहीं कौन सा ब्रीफ केस था, कौन सा था, वो भी एक जज साहब थे, फिर उनको नवाजा भी गया था। तो यहाँ पे ये कोई आपने गुफ्तगू जो है वो सुनी, इसमें हमारे साथ मौजूद थे जनाब सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद और उनके साथ हुज़ैफा रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वज़ीर मुमलिकत। और जाहिर है कि जैसे ऐवान ने उनको इलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन अभी मामला एक बार फिर कोर्ट तय करेगी, ओथ का मामला, और फिर गवर्नर अपनी उस पोजीशन के ऊपर कायम है कि वो ये समझते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ही हैं। ये अहम मामला थे जिनके ऊपर आज हमने गुफ्तगू की है। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज।